वॉर्स, युद्ध क्यों होते हैं, क्या वजह है इनके होने की, जबकि सभी नेशंस आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। चाहे फिर आप इकोनॉमी की बात कीजिए, चाहे रिसोर्सेज की बात कीजिए, चाहे फिर बात कीजिए इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की। एंड इवेंचुअली नेशंस और उनमें रहने वाले लोग भी पीसफुली कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहे। इवन देन व्हाई डज इट सीम वेरी टफ और डिफिकल्ट टू मेंटेन पीस? तो वॉर्स को अवॉइड करना इतना मुश्किल क्यों है, पीस को मेंटेन करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या इंटरकनेक्शंस हैं नेशंस के बीच में? क्या ऐसा कोई बॉडी नहीं है जो रेगुलेट कर सके नेशंस के एक्शंस को? क्यों जब एक पर्टिकुलर नेशन की बात करते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि उसके कंट्री में, उसके देश में शांति बनी रहे। तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे नेशंस की ये अप्रोच नहीं है, क्या ये पर्पस नहीं है? और अगर है तो ऐसी क्या वजह है जो उन्हें एक एम है जो शांति है वहां तक पहुंचने से रोकती हैं? जब सभी नेशंस चाहते भी यही हैं तो क्यों इनिशिएटिव्स फेल होते हैं? यही सब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज जया, योर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस मेंटर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसकी शुरुआत हम करेंगे इसकी दो फंडामेंटल थियरी से, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव अहेड। सी, इंटरनेशनल रिलेशंस को तो आज हम कवर करेंगे उसके कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझ के, बट कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन कीवर्ड्स पर भी आज हम फोकस करते हुए चलेंगे। ओके, तो उन कीवर्ड्स को हम समझते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की डेफिनेशन से। इंटरनेशनल रिलेशंस इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस अमंग स्टेट्स, international organizations and non-state actors in a global system. Now, इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट का क्या मतलब है इंटरनेशनल लेवल पे? यहां जब हम स्टेट वर्ड आता है तो यहां हम बात करते हैं नेशंस की गवर्नमेंट की, नेशंस की गवर्नमेंट की। ओके, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो बॉडी होती है जो नेशंस को ऑर्गेनाइज रखती है। कैसे? एक एग्रीमेंट के थ्रू। सभी नेशंस के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसका प्राइमरी फोकस होता है शांति मेंटेन करना, कोऑपरेशन के साथ रहना, और जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं ग्लोबली उनको टैकल करना। ओके, बाय पीसफुल मीन्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गया, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF and many more. Okay, now third, non-state actors. Non-state actors का यहाँ मीन है ऐसे ग्रुप्स, ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे एक्टर्स जिनका कोई भी लेना देना गवर्नमेंट से नहीं है, मतलब विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ एनी गवर्नमेंट, बट उनका जो इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स पे वो बहुत मेजर होता है। जैसे कि बात कीजिए एनी ग्रुप, किसी भी तरीके के ग्रुप, चाहे फिर वो टेररिस्ट हो, चाहे फिर वो रिलीजियस हो। टेररिस्ट ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, उनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बट उनके जो एक्शंस हैं
उनका प्रभाव पॉलिटिक्स पे बहुत पड़ता है। आपको पता है टेररिस्ट ग्रुप्स की जो भी जिस तरीके से एक्शन लेते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, उसके नेक्स्ट डिसीजन पे और उसके पहले लिए गए डिसीजन पे, इन सभी चीज़ों पे कितना प्रभाव पड़ता है। रिलीजियस ग्रुप्स कोई भी जब कदम उठाती हैं रिलीजन के तरफ, जिसका कोई भी कनेक्शन है गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज से, तो ये कितना बड़ा मेजर इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर द गवर्नमेंट, राइट। एंड MNCs like Apple, Amazon, ये इंटरनेशनल लेवल पे कंपनीज हैं जो कि इकोनॉमी को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। इनके किसी भी डिसीजन से इकोनॉमी पे कितना प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कि इट विल इवेंचुअली लीड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज डिस्टर्बेंस, राइट। एंड एनी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, इसी तरीके से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है जो कि बहुत पॉपुलैरिटी है, ठीक है, जिसके बहुत फॉलोअर्स है सोसाइटी में, तो वो भी पॉलिटिक्स को, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, ओके। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इनके बिना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या डोमेन है, कौन कौन से इश्यूज को कवर करता है। इट कवर्स इश्यूज ऑफ वॉर एंड पीस, जो कि लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। डिप्लोमेसी, लॉ, इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और भी जैसे कि गवर्नेंस बॉडी भी आप मान सकते हैं, जैसे कि नेशनल लेवल पे एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, गवर्नेंस बॉडी है नेशनल लेवल पे। इसी तरीके से अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सच इंस्टीट्यूशंस, इनके अलावा कोई भी गवर्नेंस बॉडी एट इंटरनेशनल लेवल पे, वो होते हैं इंस्टीट्यूशंस, ओके। लॉ, ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पे डिप्लोमेसी और ग्लोबलाइजेशन का मतलब हम समझ लेते हैं। डिप्लोमेसी क्या होती है? डिप्लोमेसी तो हम जनरल लाइफ में भी हम ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, बट इसका क्लियर मीनिंग भी पता होना चाहिए। डिप्लोमेसी क्या है? डिप्लोमेसी क्या है कि जब नेशंस किसी भी इशू को रिजॉल्व करने के लिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, कोई भी मतभेद को सुलझाने के लिए पीसफुल मीन्स का यूज करती है। पीसफुल मीन्स क्या कह ले, सॉफ्ट पावर का यूज करती है। सॉफ्ट पावर जैसे कि कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, ओके, एंड वी कैन से sharing advantages, by sharing advantages। तो जब सॉफ्ट पावर का यूज किया जाता है, पीसफुल मीन्स का यूज किया जाता है किसी भी डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए, रादर देन फोर्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, ओके, यूज ऑफ आर्मामेंट्स, उसको हम बोलते हैं डिप्लोमेसी। जैसे कि कई सारे एग्रीमेंट्स, कई सारी ट्रीटीज जो साइन होती हैं, वो क्या है, वो डिप्लोमेटिक अप्रोच पर ही बेस्ड होती हैं, ओके। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, वेट, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें ट्रेड,
कल्चर, इकोनॉमी, ट्रेड, कल्चर और इकोनॉमी जैसे और भी कई फैक्टर्स पे एक कॉमन एग्रीमेंट्स साइन होते हैं अमंग डिफरेंट नेशंस, अमंग 2 और मोर नेशंस। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए ट्रेड का। अभी आपको पता है कि हाँ, जो वेस्ट एशिया है वहाँ से जो सप्लाई होती है वो ऑयल एंड एनर्जीज की होती है। तो ये क्या है, ये ट्रेडिंग क्या है, ये इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच इज इंक्लूडेड इन ग्लोबलाइजेशन। ओके, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जो शेयरिंग है आपस में ट्रेडिंग की, इकोनॉमी की, कल्चर्स की कैसे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो इससे क्या है कि जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, या इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की सर्च, एम्प्लॉयमेंट की चाह में जब कोई भी सिटीजन किसी दूसरे नेशंस में शिफ्ट होता है तो वो अपने साथ अपना कल्चर भी वहाँ साथ लेके जाता है, राइट। तो ये क्या है, ये भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसकी थियरीज पे। अभी तक हमने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्या इसके बेसिस हैं, क्या ऐसे कीवर्ड्स हैं जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ पे सभी नेशंस एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, किसी के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई शक नहीं है, ओके, कोई भी सिक्योरिटी को लेकर इनसिक्योरिटी नहीं है। कितना आइडियलिस्टिक लगता है, ठीक है, बहुत परफेक्ट दिखता है ना। तो ये जो परफेक्शन की अप्रोच है, यही अप्रोच है आइडियलिज्म की। आइडियलिज्म सीक्स परफेक्शन, ठीक है। अब रियलिटी पे आ जाओ, सपनों की दुनिया से बाहर। रियलिटी क्या है, सभी नेशंस आपस में compete करते हैं अपनी सुपीरियोरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, चाहे फिर वो कोई छोटा नेशन हो, चाहे फिर वो कोई बड़ा नेशन हो, राइट। ये रियलिटी है और उसको अचीव करने के लिए सभी नेशंस किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। ये रियलिटी है, ओके। द कंटिन्यूअस फाइट फॉर सर्वाइवल, फॉर एस्टेब्लिशिंग सुपीरियोरिटी, ये जो हार्श व्यू है, ये जो प्रैक्टिकल व्यू है, ये पर्सपेक्टिव है रियलिज्म का। प्रैक्टिकल एंड हार्श। आइडियलिज्म की थ्योरीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लासिकल, नेक्स्ट मॉडर्न एंड थर्ड कंटेम्पररी। अभी इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरीज ऑफ आईआर विच इज आइडियलिज्म। रियलिज्म वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। नाउ idealism in international relations is a perspective that emphasizes the possibility of peaceful cooperation among states guided by moral values, international law, democracy and institutions. Idealism क्या emphasize करता है, किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है? पीसफुल कॉपरेशन को, पीसफुल कॉपरेशन को, शांतिपूर्ण तरीके से सभी नेशंस आपस में कॉपरेट करें, ओके। बट अब ये कॉपरेशन होगा कैसे? ये कॉपरेशन होगा जब हम इंटरनेशनल लेवल पे मोरल वैल्यूज को इंक्लूड करेंगे, रादर देन गिविंग प्रेफरेंसेस टू ऑल हार्श एंड प्रैक्टिकलिटी। जब हम मोरल वैल्यूज को इंक्लूड करेंगे, एथिक्स को इंक्लूड करेंगे, तब
पीसफुल कॉपरेशन को हम अचीव कर सकते हैं, सभी नेशंस अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लॉ। नाउ इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो लॉज क्या होता है? लॉज विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट नेशन क्या होता है? ये रेगुलेट करता है बिहेवियर को, एक्शंस को, किसके? सिटीजन्स को, उसमें रहने वाले सिटीजन्स को, जिससे कि सभी सिटीजन्स अपने एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे कि सोसाइटी को या उसमें रहने वाले लोगों को किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंचे। ओके, और अगर ऐसा कोई बिहेवियर वो अपनाते हैं जिससे कि क्योस पैदा होता है, तो देयर आर पनिशमेंट्स एंड डिसएडवांटेजेस जो उसे फेस करनी पड़ती हैं। इसी तरीके के कुछ लॉज को इंटरनेशनली भी इस्टेब्लिश किया जाता है, जिससे कि जो नेशंस हैं, एक एग्रीमेंट में जो बंधे हुए जो नेशंस हैं, उनके एक्शंस को, उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए एक कोई इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, वो गाइडलाइंस जिससे सभी नेशंस की जो अप्रोचेज हैं, ठीक है, सभी नेशंस की जो इंटेंट हैं, उनको रिस्ट्रिक्शंस मिले। ठीक है, एक अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश की जाए, उन्हीं गाइडलाइंस को बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी। अब यह डेमोक्रेसी का आइडियलिज्म से क्या लेना देना है? आइडियलिज्म ने क्यों डेमोक्रेसी को एज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू मेंटेन पीस बताया है? डेमोक्रेसी में क्या होता है? नाउ एक एग्जांपल ले लीजिए। अभी इफ दे आर टू नेशंस, ओके, दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है, उनको वॉर का डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दे आर अकाउंटेबल टू देयर सिटीजन्स, देयर पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन उनको पूछेगी ना, क्योंकि जब भी वॉर होता है तो उससे सबसे ज्यादा अफेक्ट वहां के लोग होते हैं, राइट? तो सिटीजन्स कैन आस्क क्वेश्चंस कि हमने आपको इलेक्ट किया था जिससे कि आपके जो अप्रोचेज हैं, जिससे उससे हमारी पर्सनल लाइफ को कोई भी फर्क ना पहुंचे, कोई भी अफेक्ट ना हो। बट आपके अप्रोचेस की वजह से तो हमारी कंट्री को वॉर में उतरना पड़ा है, हमारी कंट्री के साथ दूसरी कंट्री वॉर कर रही है, तो हम अफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को डर होता है री-इलेक्ट ना होने का। ठीक है, तो इसीलिए एक तरीके से जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं वो कन्फाइंड होते हैं। तो वो क्या करेंगे कि रादर देन जंपिंग इनटू दिस क्योस, व्हाट दे विल डिसाइड कि लेट्स नेगोशिएट। ओके, नेगोशिएट कर लेते हैं पीसफुल मींस डिप्लोमेसी के साथ, सॉफ्ट पावर के साथ हम किसी मुद्दे को रिजॉल्व करते हैं। पर जहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल होगा, टोटलिटेरियनिज्म होगा, ऐसा शासन जहाँ पे सरकार की चलेगी, जहाँ पे जो वहाँ के सिटीजन है, पॉपुलेशन है, उनका जो डिसीजन है उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर वो सवाल उठाएंगे तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी। अगर किसी ने सवाल उठाया या मुद्दा उठाया तो वहाँ उनको पनिशमेंट दी जाएगी, जवाब तो बहुत दूर छोड़ो। तो क्या ऐसी गवर्नमेंट एक बार भी सोचेगी वॉर को इनिशिएट ना करने से पहले? वो क्यों सोचेगी? ठीक है, बिकॉज दैट इन ऑटोक्रेटिक रूल, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं होती, वो जवाबदेही नहीं होती है, उसे कोई जवाब नहीं देना किसी को। तो इसीलिए आइडियलिज्म ने डेमोक्रेसी को एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया है टू मेंटेन पीस। नाउ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी बॉडी, वो होती है इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अगर ऐसी कोई बॉडी होगी जो सभी नेशंस के एक्शंस को रेगुलेट करेगी, सभी के एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करेगी, बिहेवियर को एनालाइज करेगी, तो जिसके बेसिस पे उस नेशन को कुछ भी एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस फेस करनी पड़ सकती हैं, तो ऐसे वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं उनकी अप्रोच वॉर से हट के अपने आप एक डिप्लोमेटिक को रिजोल्यूशन पे अटकेगी। नेक्स्ट,
आइडियलिज्म का ये बिलीफ है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इज नॉट इनएविटेबल, दैट मीन्स जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको अवॉइड किया जा सकता है। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे कुछ की कॉन्सेप्ट्स आइडियलिज्म के। आइडियलिज्म के की कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब आप आइडियलिस्ट के की कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ना, तो आप एक चीज़ कॉमन नोटिस करेंगे कि जो आइडियलिज्म है उसका जो व्यू है वर्ल्ड को देखने का वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत आशावादी, उसे बहुत होप है लोगों से और सोसाइटी से, वो गिव अप नहीं कर रहा है। उस आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग देयर आर स्टिल चांसेस कि अभी भी इंसान की इंसानियत जागे। ठीक है, इसका जो फर्स्ट की कंसेप्ट है वो है ह्यूमन नेचर इज गुड। ह्यूमन नेचर में बहुत यकीन करता है, उसको लगता है इंसान है तो उसके अंदर इमोशंस होंगे। ठीक है, उसमें एक कैपेबिलिटी है, टेंडेंसी है इमोशंस की, ठीक है, इमोशंस फील करने की। तो इसीलिए जो ह्यूमन नेचर है वो अच्छा है। ह्यूमन आर कैपेबल ऑफ कॉपरेशन, उनमें टेंडेंसी है, उनमें एबिलिटी है कॉपरेट करने की, उनमें उतनी समझ है कि वो सुझाव कर सकते हैं, बातचीत करके चीजें सॉल्व कर सकते हैं। एंड मोरल प्रोग्रेस की, ओके, मोरालिटी के क्षेत्र में एक प्रोग्रेस हो, इसकी क्षमता ह्यूमन में है। नेक्स्ट, वॉर इज नॉट इनएविटेबल, मतलब वॉर को अवॉइड किया जा सकता है। नॉट इनएविटेबल मीन्स अवॉइडेबल। ओके, कॉन्फ्लिक्ट अराइज ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, वॉर को अवॉइड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। अब जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो तो हम बातचीत करके सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरीके से वॉर्स को अवॉइड किया जा सकता है। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, और क्योंकि कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है, इट्स लाइक कि जैसे कि जब कोई भी एक घर में मेन पर्सन होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो शांति बनाए रखता है। ठीक है, क्योंकि उस एक मेन बंदे की सब लोग मान रहे होते हैं, और जहाँ सब लोग अपने अपने मालिक होते हैं वहाँ थोड़ा सा चीज़ों को टैकल करना मुश्किल होता है। तो जब इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जिसकी सब लोग बात मानेंगे, तो इस तरीके से वॉर को भी अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट, ऑथोरिटेरियन रिजीम। और जो ऑथोरिटेरियन रिजीम होता है, ऑथोरिटेरियन रिजीम मतलब जहाँ पे पूरा शासन सब कुछ गवर्नमेंट का चलता हो, अगर अथॉरिटेरियन रिजीम को हम हटा देंगे तो वॉर को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लॉ एंड मोरालिटी। स्टेट्स शुड act according to universal principles, ethics and justice. Universal principles, that means कि जो यूनिवर्सली ठीक है, जो भी प्रैक्टिस यूनिवर्सली ठीक है, जो सभी के लिए ठीक है, वही किया जाए। जो सही है वो, देयर इज सम डायलॉग कि जब हम अच्छे को छोड़ के सही की तरफ चलते जाते हैं तो हम एक मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो यही है यूनिवर्सल प्रिंसिपल कि जो सही हो, जो यूनिवर्सली ठीक हो, ऐसी प्रैक्टिसेस को हम अपनाएं। एथिक्स एंड जस्टिस, ठीक है, हम एथिक्स को इन्वॉल्व करें और जस्टिस पर फोकस करें, जो कि कैन बी अचीव्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी रूल्स रेगुलेशंस लॉ एस्टेब्लिश करेंगे तब ही हम जस्टिस को अपना पाएंगे, जस्टिस को ला पाएंगे, क्योंकि लॉज एंड रूल्स इवेंचुअली लीड टू जस्टिस। लास्ट, डेमोक्रेसी एंड पीस, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को इंटरनेशनल रिलेशंस में आगे आने वाले टॉपिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिक अभी आप इतना समझ लीजिए, जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी होती है उसका जो मानना है वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं दे आर लेस लाइकली टू गो टू वॉर। जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एग्जाम्पल दिया था, 2 नेशंस हैं, डेमोक्रेसी है, अकाउंटेबिलिटी है, तो जिसकी वजह से नेशंस वॉर्स को अवॉइड करेंगे। तो यही बोलती है डेमोक्रेसी पीस थियरी कि जिन जिन नेशंस में डेमोक्रेसी है ऐसे नेशंस की संभावनाएं कम है वॉर्स की तरफ जाने की। ओके,
democratic states are less likely to go to war with each other. Now, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंकर्स जिनका पढ़ना, उनके क्या काम है, उन्होंने क्या ऐसी मेन बातें कही हैं, क्या ऐसे वर्ड्स हैं, उनको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि पहला नाम है वुड्रो विल्सन का। वुड्रो विल्सन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं आइडियलिज्म में, क्योंकि एक तरीके से मान लीजिए वुड्रो विल्सन ने ही आइडियलिज्म का जो आइडियलिज्म है उसको इंट्रोड्यूस किया था, इसको पॉपुलराइज किया था। इस वुड्रो विल्सन का ही मेन रोल था। ओके, नाउ ही सर्व्ड एज द 2-term 20th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 1913 to 1921। क्या मतलब है ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करने का? इट जस्ट बिकॉज किस टाइप के क्वेश्चंस अभी रिसेंटली हमने एग्जाम्स में देखे हैं, जो भी अपार्ट फ्रॉम आस्किंग जो आपके नेशंस के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब एग्ज़ाम में जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं, जिनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, जो बहुत ज़्यादा उनकी विचारधाराओं का, उनके थॉट्स का इम्पैक्ट रहा है, उनकी भी हिस्ट्री पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द 28th प्रेसिडेंट ऑफ US, ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द 16th प्रेसिडेंट ऑफ US। तो इस तरीके से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जानना कि जो वुड्रो विल्सन थे वो 28th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। ही इज़ फेमस फॉर आइडियलिस्टिक थॉट। एज प्रेसिडेंट विल्सन सॉ अमेरिका थ्रू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, नेगोशिएटिंग द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इस पॉइंट को समझते हैं एक बैकग्राउंड को जानते हुए। जो वुड्रो विल्सन थे, ही विटनेस्ड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम देखा था, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से कितना क्योस क्रिएट हुआ था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, ये सब भी वुड्रो विल्सन ने देखा था, जिसकी वजह से उनके अंदर एक कंसर्न अराइज हुआ कि अगर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इस अकेले युद्ध ने इतना ज़्यादा डिसरप्शन, इतना ज़्यादा बर्बादी दुनिया में ला दी है, क्योंकि जब वॉर होता है तो इकोनॉमी, रिसोर्सेज, सब चीज़ एक्सप्लॉइट होती है, ठीक है, सब चीज़ ख़राब होती है। तो इस अकेले वॉर से इतना ज़्यादा ये इतना इम्पैक्टफुल है, इतना अफेक्ट हुआ है, तो अगर ऐसे और भी वॉर्स हुए जिसके चांसेस हैं, अगर ये पैटर्न चेंज नहीं किया गया, तो ऐसे तो पूरा वर्ल्ड विल कोलैप्स। ओके, ये तो जो वर्ल्ड है ये तो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ही मेड अटेम्प्ट टू स्टॉप दिस। अब वो अटेम्प्ट क्या था? वो अटेम्प्ट था आइडियलिस्टिक अप्रोच के बेसिस पे कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सभी नेशंस को ऑर्गेनाइज्ड रखे। उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया था वुड्रो विल्सन ने लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस was the इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस था नेशंस को एक एग्रीमेंट में बाइंड करके रखना, जिससे कि वॉर्स को अवॉइड किया जा सके, कॉपरेशन के साथ सभी नेशंस रह सके। ओके, नेक्स्ट, रिसीव्ड नोबेल प्राइज बिकॉज एज ही इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंकर। तो नोबेल प्राइज इन्हें मिला था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, ही इज़ फेमस फॉर 14 पॉइंट्स स्पीच इन 1918। सी, ये आइडियलिस्टिक अप्रोच को रखते हुए क्या किन किन तरीके से जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने जितनी भी रायता फैलाया था, ठीक है, उसको कैसे समेटे, ठीक है, ये उन्होंने अपनी 14 पॉइंट स्पीच में बताया है। अब वो 14 पॉइंट स्पीच क्या है? वन मोर थिंग, यहाँ पे ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है, इट्स नथिंग बट इट वाज द ट्रीटी जो कि 1919 में साइन हुई थी एक्सिस और अलाइड पावर्स के बीच में, एक्सिस और अलाइड पावर्स के बीच में, वर्ल्ड टू पुट एन एंड
टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को खत्म करने के लिए। नाउ 14 पॉइंट्स स्पीच क्या है, जिसका पहला पॉइंट है ओपन डिप्लोमेसी, नो सीक्रेट ट्रीटीज। जो भी डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स ट्रीटीज साइन हो रही हैं वो सब कुछ ओपन रखो, जिससे कि क्या है, जिससे कि शक पैदा नहीं होगा, शक पैदा नहीं होगा तो इनसिक्योरिटी नहीं होगी। ओके, मान लीजिए 3 नेशंस हैं, अब इन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो इस थर्ड वाले को कह सकते हैं कि वो शक होगा कि भाई ये कुछ मेरे खिलाफ तो प्लॉट नहीं कर रहे हैं। ओके, ऐसा तो कुछ नहीं है कि इनके एग्रीमेंट से, इनकी ट्रीटी से मुझे कोई फर्क पड़े, क्योंकि इसे तो नहीं पता है ना कि इनके बीच क्या ट्रीटी साइन हुई है, मतलब क्या बातचीत चल रही है। तो इसी वजह से जो भी डिप्लोमेसी है उसको ओपन रखा जाए। ओके, नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ स्टेट्स, सॉरी फ्रीडम ऑफ सीज। फ्रीडम ऑफ सीज में बात होती है फ्री नेविगेशन, दैट मीन्स फ्री एक्सेस फॉर वेरियस पर्पसेस, जिसमें कि इंक्लूड होता है ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड सो मैनी मोर पर्पसेस लाइक दिस। ओके, ट्रेड के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, जो एंड रिसोर्सेज के लिए, जो सीज हैं, ओशंस हैं, उनकी सभी नेशंस को फ्री एक्सेस हो। ऐसा नहीं कि जिससे कि जो सभी नेशंस हैं उनको फ़ायदा हो, क्योंकि सभी नेशंस को फ़ायदा होगा तो वो क्यों लड़ेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक नेशन है, उसको किसी भी रिसोर्स से, उसको किसी भी तरीके से उसको एडवांटेज मिल रही है, ऑन द अदर हैंड जो दूसरा नेशन है दैट नेशन इज़ नॉट एबल टू टेक दैट एडवांटेज, तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे। इससे अच्छा क्या है कि सभी नेशंस उस रिसोर्स का फ़ायदा उठाएं। ओके, तो यही पर्पस था फ्रीडम ऑफ सीज को इंक्लूड करने का। थर्ड, फ्री ट्रेड, रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैरियर्स। जब हम फ्री ट्रेड, रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैरियर्स की बात करते हैं तो यहाँ फ्री मीन्स लाइक मुफ्त नहीं होता है, बिल्कुल फ्री नहीं होता है। यहाँ पे फ्री का मतलब होता है कम से कम टैक्स, ओके, मिनिमम टैक्स। थर्ड, जो भी ट्रेड है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे कम से कम टैक्स लगा जाए। ओके, फोर्थ, डिसआर्मामेंट, रिडक्शन ऑफ वेपन्स टू द लोवेस्ट लेवल। सभी नेशंस कम से कम वेपन्स रखे। क्यों? जैसे कि मान लीजिए 2 बंदे हैं, अभी एक के पास धनुष है और एक के पास राइफल है, तो धनुष वाले को लगेगा कि यार मैं तो धनुष खींचूंगा तब तक ये मुझ में गोली मार देगा, चलो मैं भी राइफल लेके आता हूँ। राइफल वाले को लगेगा अब तो ये मेरे इक्वल आ गया, तो अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं मिसाइल्स लेके आता हूँ या फिर न्यूक्लियर वेपन लेके आता हूँ। तो ये भी क्या कहेगा कि अब इसको अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करेगा, तो ये भी क्या कहेगा इसके इक्वल आने के लिए, मतलब he will collect as much as weapon as he could. Now, colonial claims adjustment, fair settlement of colonial disputes considering interest of people. जो भी कॉलोनियल क्लेम्स हैं, कॉलोनियल क्लेम्स जैसे कि वो कंट्रीज जो कभी कॉलोनीज रही हैं अंडर सम कॉलोनियल रूल, उन सेटलमेंट्स जो उन कॉलोनियल रूलर्स ने उस कॉलोनी में बनाए हैं उनका दोबारा से रीसेटलमेंट हो। क्योंकि अगर वो जो रूल्स रेगुलेशन, जो भी रूल्स सेटअप किए गए हैं उन कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा उस कॉलोनीज पे, जिसकी वजह से कोई भी डिस्प्यूट पैदा हो रहा है अमंग दैट नेशन, अमंग द सिटीजन्स, तो उनको रीसेटल किया जाए फिर से। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नाउ अब ये जो 14 पॉइंट स्पीच है इसके 6th पॉइंट से लेके 13th पॉइंट तक यहाँ पे बात की है वुड्रो विल्सन ने उन सभी चीज़ों की जिसमें क्या है, जर्मनी ने जो भी डोमिनेंस या जो भी एनेक्सेशन किसी भी टेरिटरी पे किया है उसको जर्मनी रिवर्स करे, वापस करे। 16 या 13 पॉइंट तक यही है। जैसे कि रशिया में रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंस एंड अलाउ सेल्फ डिटर्मिनेशन,
जर्मनी ने जो भी रशिया पे अपना डोमिनेंस जमाया था, जो भी इसकी लैंड थी उसको ऑक्यूपाई किया था, तो वुडरो विल्सन कहते हैं वो उसको वापस करे। ओके, लाइक सपोज दे आर टू नेशंस, एक जर्मनी है एक रशिया है। ओके, तो अभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ, जर्मनी ने मान लीजिए इतना जो लैंड है वो रशिया का ले लिया, तो अब जर्मनी का बॉर्डर क्या हो गया, जर्मनी का बॉर्डर ये हो गया। तो वुडरो विल्सन कहते हैं कि वापस अपना बॉर्डर ये करो, और ये जो ये वाला पार्ट है ये वापस से रशिया को वापस करो, रिवर्स करो अपने एक्शंस को। अगेन बेल्जियम के साथ भी रिस्टोरेशन ऑफ बेल्जियम सोवरेनिटी, जो बेल्जियम को उसकी सोवरेनिटी उस पर वापस करो, कैसे, उसका डोमिनेंस उसको वापस करके, उस पर जो डोमिनेंसी जर्मनी ने अपनी आज मतलब रखी हुई है उसको रिवर्स करो। नेक्स्ट, फ्रांस, रिटर्न ऑफ एल्सेस-लोरेन। नाउ दिस इज अ फ्रेंच वर्ड जिसकी प्रोनाउंसिएशन है एल्सेस-लोरेन। अब इसको आप लाइक इन सिंपल इंग्लिश एल्साचे-लोरेन भी बोल सकते हैं, विच इज रॉन्ग, बट एनीवेज टू फ्रांस। ये एक फ्रेंच ये एक रीजन है फ्रांस का, ठीक है, जो कि जर्मनी ने एनेक्स किया था, तो वो उसको वापस करने की बात कर रहे हैं। नाउ इटली में भी सेम रीएडजस्टमेंट्स ऑफ फ्रंटाइज अलोंग विद नेशनल लाइंस, जो भी लाइंस ड्रॉ बॉर्डर्स ड्रॉ किए हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान उसको दोबारा से रीएडजस्ट किया जाए। ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों को फ्रीडम दी जाए कि वो अपना ऑटोनॉमस डेवलपमेंट कर सके, ठीक है, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट कर सके, अपने तरीके से मनचाहा डेवलपमेंट कर सके। नेक्स्ट, बल्कान स्टेट्स, इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी फॉर बल्कान नेशंस। बल्कान नेशन को इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी हो, टर्की ऑटोमन एम्पायर, सोवरेनिटी फॉर टर्की, ऑटोनॉमी फॉर अदर नेशनैलिटीज। नेशनैलिटीज क्या, जो नेशनैलिटी है उनको वापस से अपनी ऑटोनॉमी वापस करें, और टर्की को उसकी सोवरेनिटी वापस करें। नेक्स्ट, पोलैंड, इंडिपेंडेंस एंड एक्सेस टू सी। जो पोलैंड है जिसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जिसकी एक्सेस को सी पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उसको वापस से एक्सेस दें। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 पॉइंट जिसमें उन्होंने बात की थी लीग ऑफ नेशंस की। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं दैट इन विच ऑफ द पॉइंट ऑफ द 14 पॉइंट स्पीच बाय वुडरो विल्सन ही मेंशन्ड अबाउट द लीग ऑफ नेशंस, तो विच इज 14th पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंकर नॉर्मन एंजल। नॉर्मन एंजल, उनका फेमस वर्क है द ग्रेट इल्यूजन। ग्रेट इल्यूजन 1909 में आया था। अब वो किस इल्यूजन की बात करते हैं? नॉर्मन एंजल बोलते हैं कि एक इल्यूजन है, एक भ्रम है जिसमें पूरी दुनिया रह रही है कि दैट वॉर इज बेनिफिशियल टू एनी नेशन, जीतने वाला हो या हारने वाला हो। ये सबसे बड़ा भ्रम है कि जो वॉर है उससे किसी को भी फायदा होता है, चाहे वो जीतने वाला नेशन क्यों ना हो। ये सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जब वॉर होता है तो दोनों के ही रिसोर्सेज, जीतने वाले के भी और हारने वाले के भी, दोनों के ही रिसोर्सेज का, दोनों के ही इकोनॉमी है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। तो वॉर से किसी का कोई फायदा नहीं होता। प्लस अगर वो नेशन उस वॉर को जीत भी गया है, वो जो नेशन है उस वॉर को जीत भी गया है, तो दूसरे टेरिटरी में सभी चीज़ों को रेगुलेट करना ये भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। एंड ऑल्सो ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं है कि जब आप टेरिटरीज पर टेरिटरीज बढ़ाते चली जाओगे, मल्टीप्लाई कर पाओगे, तो आप इतने अच्छे से कंट्रोल रख पाओगे। क्योंकि अगर आपके पास एक कन्फाइंड एरिया होगा, आप उसको अच्छे से ज़्यादा अपने अंडर कंट्रोल रख सकते हो, राइट। तो वो इसी भ्रम, इसी इल्यूजन की बात करते हैं। वॉर इज इकोनॉमी फ्यूटाइल। इसका मतलब है वॉर से सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब होती है वो इकोनॉमी ही होती है। बिकॉज इन द मॉडर्न इंडिपेंडेंट वर्ल्ड, modern interdependent world, no nation truly benefits from military conquest। interdependent world में, ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे सभी नेशंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इससे किसी को भी
मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट मतलब मिलिट्री द्वारा कॉन्क्वेस्ट हड़पाया हुआ टेरिटरी से किसी को भी कोई फायदा नहीं पहुंचता है। जो पीसफुल कॉपरेशन है वो ज्यादा सेंस बनाता है रादर देन कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, J.A. हॉब्सन। J.A. हॉब्सन का इंपॉर्टेंट वर्क है इंपीरियलिज्म, अ स्टडी विच केम इन 1902। Hobson argued that imperialism was driven not by national interest but by the economic needs of capitalist elites. J.A. हॉब्सन बोलते हैं कि जो इंपीरियलिज्म है, जिसमें जो कैपिटलिस्ट क्लास है अपने फायदे के लिए, जिसमें उनका कोई भी इंटेंशन नेशन के फायदे से नहीं होता है, अपने फायदे के लिए ओवर प्रोडक्शन करती हैं और ओवर प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए जगह ढूंढती हैं, कॉलोनीज बनाती हैं, ठीक है। फिर उन कॉलोनीज में उस अपने ओवर प्रोडक्शन को सेल करती हैं या एडजस्ट करती हैं एनी हाउ, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। तो जो इंपीरियलिज्म है, J.A. हॉब्सन ने उसको एक वजह बताई है कॉन्फ्लिक्ट की, वॉर की। ओके, क्वेश्चन आ सकता है कि J.A. हॉब्सन के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट अमंग नेशंस और कॉज फॉर वॉर अमंग द नेशंस। ऑप्शंस दे दिए, इंपीरियलिज्म, कैपिटलिज्म या एंड मैनी मोर। तो यू आर सपोज टू टेक ऑन इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म अकॉर्डिंग टू हॉब्सन एक्सप्लॉइट कॉलोनीज, कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट करता है और इंटरनेशनल पीस को डीस्टेबलाइज करता है, जो स्टेबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है। नाउ अब आइडियलिज्म इतना यूटोपियन, इतना काल्पनिक व्यू है इसका, इसके क्रिटिसिज्म तो बनते थे और उन क्रिटिसिज्म में से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म है वो है E.H. कार का, ठीक है। E.H. कार, इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक है वो है द 20 Years Crisis 1939, अगेन इम्पॉर्टेंट। ओके, अगर आप स्टार देख देख के बोर हो गए हो तो मैं यहाँ पे एक स्माइली बना देती हूँ। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस वर्क ऑफ E.H. कार इज इम्पॉर्टेंट, इसको याद करना। नाउ कार क्रिटिसाइज्ड आइडियलिज्म एज यूटोपियन एंड इंपीरियलिज्म। E.H. कार ने आइडियलिज्म को यूटोपियन बोला है, प्रैक्टिकल नहीं है आइडियलिज्म E.H. कार के अकॉर्डिंग। ही आर्ग्यूड दैट आइडियलिस्ट ओवर एस्टिमेटेड मोरालिटी एंड कॉपरेशन वेल इग्नोरिंग पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये बोलते हैं कि जो आइडियलिज्म है, इन्होंने कॉपरेशन की इतनी बात की है कि जो रियलिटी है वर्ल्ड की, इसको इग्नोर कर दिया है। और वो रियलिटी क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत ऑब्वियस है। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो, उस कॉन्फ्लिक्ट होना नेशंस के बीच बहुत जायज़ बात है सॉरी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं किया जा सकता। इट्स लाइक कि जब दो बर्तन होंगे तो वो खटकेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो और उनमें पावर की भूख ना हो। फेमस फॉर सेइंग आइडियलिज्म वॉज बेस्ड ऑन विशफुल थिंकिंग। E.H. कार ने आइडियलिज्म को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड बोला है, विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग मतलब वो सोच जिसमें सिर्फ इच्छाएं हो। अब इच्छा तो कुछ भी हो सकती है, इच्छा तो बंदा क्या नहीं चाहता, बंदा तो अपने लिए सबसे बेस्ट चाहता है। विशफुल थिंकिंग क्या है? फुल ऑफ विशेस। अब वो पॉसिबल है या नहीं है ये भी तो देखना पड़ता है ना। तो E.H. कार ने आइडियलिज्म को विशफुल थिंकिंग बोला है। ही लेड द फाउंडेशन फॉर रियलिज्म। जैसे कि वुड्रो विल्सन ने आइडियलिज्म की फाउंडेशन रखी, E.H. कार ने फाउंडेशन रखी रियलिज्म की। अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच, उसको रियलिज्म को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच बताया है। अब यहाँ तक था हमारा आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के क्या की कंसेप्ट्स हैं, क्या बेसिस हैं, किस पे वो बेस्ड करता है, ठीक है। अब क्योंकि आइडियलिज्म फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, तो वहां से शुरुआत होती है रियलिज्म की, जिसको हम अपने आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सो बाय बाय, टिल देन keep revising idealism so that it will be very easy for you
to understand our next topic, which is realism. Thank you. Bye.